एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में टोटल क्लासेस, अगर मैं कुछ भी ना छोड़ूं इसमें तो टोटल क्लासेस लगेंगी 5, कंप्लीट करा दूं अगर तो। वैसे इसमें अगर हम देखें तो थोड़ा सा पोर्शन जो जरूरी नहीं है उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा ही कराऊंगा। मेरा एक मैसेज ये है, इसमें ना कोई रिस्क मत लेना। एनसीईआरटी में और जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज छोड़ दिया गया है, कुछ बच्चों ने, जैसे भी मैंने भी स्टार्ट करने से पहले ही तेजस ने कहा सर इसमें तो सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज है। नहीं बेटा, अब हम जब करेंगे तो आप देखना इसमें क्या है और क्या नहीं है। छोटा चैप्टर है, बड़ा नहीं है, मैं 4 क्लासेस के अंदर इस चैप्टर को ओवर कर दूंगा डाउट्स के साथ। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और जो अगली क्लास है आप सबको पहले मैं रिमाइंडर भी दे रहा हूँ, ग्रुप में मैसेज भी जा चुका है कि वेडनेसडे की क्लास मॉर्निंग में रहेगी 10 बजे प्रातःकाल। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, मॉर्निंग में उठिए तो यहीं पे परेड करेंगे हम। ठीक है, क्लास प्रातःकाल 10 बजे। थोड़ी तो लेट कर दो सर, इतनी ठंड हो गई है। घर में बैठना है, चाहे तू 10 बजे उठ गया 10:15 पे उठ हैं, अभी भी तू ऐसे बैठी जैसे मनाली में बैठी हो। सर बहुत ठंड हो गई है। अरे बहुत, थोड़ा तो लेट कर दो। हाँ हाँ, उससे ठंड से क्या होगा। रिपब्लिक डे आप भी आराम से उठना पड़ेगा। अरे मैं तो रोज ही आराम से उठता हूँ, मुझे तो टेंशन ही नहीं है किसी चीज की। टेंशन आपको हो रही, नहीं उठते तभी तो उठा रहा हूं ना बेटा, कभी तो उठोगे, सोते रहोगे क्या। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो प्लीज अब थोड़ा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इजी टॉपिक है। हमने जब कर दिया सबमिट, अच्छा कहाँ सबमिट किया सर मैम के पास। अच्छा मैम को सबमिट कर दिया। माने मैडम मुझे भी शेयर कर देना इसकी पीडीएफ जरा। हाँ जी। एक मैसेज आप सबके लिए है कि ये चैप्टर ना टिपिकल नहीं है, इजी है। इतना भी नहीं कि आप इसको छोड़ दें, कि एक आधी क्लास स्किप कर दें, वो नहीं करना। चैप्टर इजी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरह टिपिकल चैप्टर नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरह टिपिकल चैप्टर नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इजी चैप्टर है। और इसमें ना हम लोगों ने एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज नहीं की 7.8 जो पूरी तरह से डिलीटेड है। उसका टॉपिक की हेडिंग है, टॉपिक में जो आपके पास उसकी हेडिंग है बेटा वो है लिमिट एज ए सम। ठीक है, उसकी हेडिंग है बेटा लिमिट एज ए सम। लिमिट एज ए सम में हमारे पास जो है वो जो टॉपिक का डेरिवेशन है, वही डेरिवेशन इसके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में काम आता है। अब वो डेरिवेशन तो हम, क्योंकि वो टॉपिक नहीं किया तो उसका डेरिवेशन भी नहीं किया, तो उस डेरिवेशन का जो की पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टार्टिंग चैप्टर की वहीं से। ठीक है, इसमें मैं आप सबके साथ एक छोटा सा रिलेट करता हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया था टेंजेंट एंड नॉर्मल, और फर्स्ट क्लास में जो वर्किंग हुई थी एक डेरिवेशन की हुई थी। क्या डिराइव किया था कि dy बाई डी एक्स टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किया था हमने, शायद याद हो, समझ नहीं आया था आधे बच्चों को, मुझे पता है, बट किया तो हमने वहीं से था स्टार्ट। ठीक है, तो यहां पे भी इसका जो टॉपिक है वो डेरिवेशन, तो क्योंकि वो डिलीटेड है इसलिए वो डेरिवेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस डेरिवेशन से रिजल्ट क्या आउट होता है वो डिस्कस किया जाएगा और सारी वर्किंग उसी पे बेस्ड रहेगी। ठीक है, अब इसमें जो इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा, उस इंटीग्रेशन के बहुत सिंपल से फार्मूले इसमें यूज होने, बहुत सिंपल 3-4 फार्मूले यूज होंगे जो इसमें इंटीग्रेशन होगा, वेरी सिंपल होगा। लेकिन इसका जो की पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा आपको रफ डायग्राम ग्राफिकली बनाने पड़ेंगे, और वो क्वेश्चन में कहे या ना कहे उस रफ डायग्राम की इंपॉर्टेंस होगी, उसके मार्क्स काउंट होंगे। हर क्वेश्चन में कंपलसरी होगा रफ डायग्राम बनाना, बिना रफ डायग्राम के कोई क्वेश्चन नहीं होगा, उसके मार्क्स काउंट होते हैं, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में ना क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है ड्रॉ द रफ डायग्राम, वहां वर्ड ये यूज किया जाता है स्पेशली रफ डायग्राम। अब उसका मीनिंग क्या रफ डायग्राम का, वो सिर्फ ये है कि आपने उसको ग्राफ पे नहीं बनाना, एक नॉर्मल पेपर पे बनाना है, इसलिए वर्ड यूज किया था रफ। दूसरा,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जब हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका यूनिट मेंशन करते हैं। आप सबको स्केल मेंशन किया जाता है, यहां स्केल मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एक नॉर्मल पेपर पे हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, इसमें जो भी आप डायग्राम बनाएंगे, रफ डायग्राम का मतलब यह है कि इसको पेंसिल से ही बनाना है, पेन से नहीं बना देना। सर्कल बनना तो सर्कल ही बनाना है, कुछ और मत बना देना। शेप बिल्कुल वैसे जानी चाहिए, लेकिन जब हम यहां पे जो वर्किंग करेंगे उसके लिए जो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यूज दिखाने की अगर जरूरत पड़ रही है तो जिनकी जरूरत है सिर्फ वही वैल्यूज दिखानी है, बाकी की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बनाना पेंसिल से ही है, पेन से अलाउड नहीं है। रफ पेपर पे, नॉर्मल पेपर पे बनाना, ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना, सिर्फ इसी रीजन से इसको रफ डायग्राम कहा जाता है। ओके, अब देखो क्या करना है इसमें। एग्जाम में जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है इसमें से एक क्वेश्चन आएगा और वो 4 मार्क्स का होगा, ध्यान रखना। 4 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आना है। ठीक है, 4 मार्क्स से एक सिंगल क्वेश्चन, उसमें इंटरनल चॉइस के चांसेस हैं। सैंपल पेपर में भी है, वैसे भी एक्सपेक्टेड रहता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का पहला पॉइंट और की पॉइंट वो यही है, एक सिंगल पॉइंट है, ए से लेके बी तक अगर आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, किसी भी फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो अगर इस फंक्शन का एक रफ डायग्राम बनाया जाए, सपोज ये जो फंक्शन है मान लो वो ये था बेटा, जब इसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया, सो ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करने पे मान लो ये जो वैल्यू ए और ये जो बी हमारे पास है वो एक्स एक्सिस पे यहां पर है बेटा, ये सपोज ए एंड सपोज ये बी। तो जब आप ए से लेके बी तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो ए से लेके बी तक इस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन ये जो एरिया आपके पास जो मैं शेड कर रहा हूं, ये शेडेड एरिया आपको इंटीग्रेशन से मिलेगा। किसी भी कर्व को जब आप किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट अगर कर रहे हैं तो जिस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया है उस फंक्शन और एक्स एक्सिस के बिटवीन लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक का जितना भी कंप्लीट एरिया होगा वो शेडेड एरिया आपको इस इंटीग्रेशन से मिलेगा। यह उस डेरिवेशन का रिजल्ट है जो आपने 7.8 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि वो टॉपिक डिलीटेड है इसलिए उस पर हमने वर्किंग नहीं की। उसका की पॉइंट सिर्फ यही है कि किसी भी फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो उस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन जितना भी एरिया होगा, उस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन जितना भी एरिया होगा, लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक, लोअर से लेकर अपर तक जितना भी शेडेड एरिया है वो इस इंटीग्रेशन से मिलेगा। दिस इज द एरिया बाउंडेड by y is equal to fx and x axis in the limits x is equal to a and x is equal to b। अगर आप x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, dx का मतलब क्या है कि आप इंटीग्रेट करें x के रिस्पेक्ट, तो जिस कर्व को आपने इंटीग्रेट किया उस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट के बिटवीन जितना भी शेडेड एरिया ये आपको मिलेगा। अब ये जो कर्व हमने यहां पे ड्रॉ किया, ये कुछ क्वेश्चंस में एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस में सर्कल हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस में पैराबोला मिलेगा, कभी ये साइन कॉस भी होगा। तो जो सा कर्व आपको दिया जाएगा उस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन एरिया आएगा। अब मैं आपके सामने एक मेन स्टेटमेंट बता रहा हूं, मैंने अभी तक जो यूज किया मैं रिपीट कर रहा हूं, उसमें कुछ वर्ड्स अपनी तरफ से ऐड लेस मत कर देना। जिस कर्व को आप इंटीग्रेट करेंगे एरिया उस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन आएगा। मैंने कहीं नहीं वर्ड यूज किया, लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा, इनसाइड, आउटसाइड, अप या डाउन, कोई वर्ड मैंने नहीं यूज किए और ना ही आपने करने हैं।
जिस कर्व को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं एरिया उस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन आएगा। ना लेफ्ट में, ना राइट में, ना अप में, ना डाउन में, ना इनसाइड ना आउटसाइड, कोई वर्ड ऐसा नहीं यूज करना, ध्यान रखना। करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं करना। जिसको भी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं एरिया उस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन आएगा, दैट्स इट। ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, पूरे चैप्टर में ये यूज होनी है बस, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास जो है, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, रफ सा स्केच लिया, ये गया बेटा, बट जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन कुछ ऐसे ही जाए। पॉसिबिलिटी है कि मान लो फंक्शन ऐसे भी जा सकता था, ये गया वो फंक्शन, और लोअर लिमिट अपर लिमिट जो आपके पास ए और बी है, ये आ गया सपोज एक्स की वैल्यू ए एंड ये आ गई सपोज एक्स की वैल्यू बी। तो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक एरिया इस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन एक ये एरिया आ रहा है, एक ये एरिया आ रहा है बेटा। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। आपने जब इस कर्व का डायग्राम ड्रॉ किया तो ए से लेके बी तक इस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन एक एरिया ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है। एफ एक्स को हम इंटीग्रेट करें, मतलब एफ एक्स का मतलब वाई, वाई की वैल्यू आप एक्युमुलेट करते गए, दिस एक्युमुलेट करते गए तो वो एरिया बन गया, वो एरिया बन गया। इंटीग्रेट का मतलब कि इकट्ठा करना, एक्युमुलेट करना। अब यहां पर बेटा हमारे पास जो है ए से लेके बी तक, ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो वाई की वैल्यू हमारे पास है, ये जो एरिया आपके पास है ये एक्स एक्सिस से अबव है, और ये जो एरिया वो एक्स एक्सिस से बिलो है। वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस से ऊपर अगर हम जाए तो बेटा पॉजिटिव होती है, डाउन में जाए तो नेगेटिव होगी, क्योंकि हम वाई को एक्युमुलेट कर रहे हैं, वाई को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहां पर वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी एरिया की, यहां पर वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। फिर ऐसे केस में हमें यहां पर अगर मान लो मैंने ये वाला एरिया कैलकुलेट किया तो ये आ गया सपोज इन केस मान लो 10, इसे कैलकुलेट किया ये आ गया सपोज -12। जो भी एरिया एक्स एक्सिस से अबव होगा जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, एक्स एक्सिस के बिलो कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। बट आपको पता है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एक्स एक्सिस से बिलो वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, जबकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये नेगेटिव कैलकुलेशन में जरूर आएगा, लेकिन इसको पॉजिटिव आपने कंसिडर करना है। मींस ये 10 लेंगे, ये 12 लेंगे और ऐड कर देंगे तो आएगा 22 स्क्वायर यूनिट्स एक्स एक्सिस से बिलो। अब आप कहोगे सर पता कैसे चलेगा ये एरिया एक्स एक्सिस से अबव ये बिलो है? मैंने कहा कि आपको रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाते ही पता चल जाएगा कुछ एरिया अबव है कुछ बिलो है, बनाते ही पता चल जाएगा। तो यहां पर जो एरिया एक्स एक्सिस से अबव होगा इसकी कैलकुलेशन होगी, डाउन में जो होगा उसकी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, इन दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों को एक साथ एक ही इंटीग्रेशन में कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा यहां पे 10 और ये -12 ऐड कर देंगे तो आएगा आंसर -2, जो रॉन्ग होगा। कुछ एरिया अगर एक्स एक्सिस से अबव और कुछ बिलो है तो उसको एक सिंगल इंटीग्रेशन में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, उसके लिए आपको लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। लिमिट्स कहां ब्रेक करनी पड़ेगी? इस पॉइंट पे आपने लिमिट्स को ब्रेक करना है, एंड ये वैल्यू हमने लिख दी सपोज x = c। आप लोगों ने भी डेफिनेट की प्रॉपर्टी स्टडी की है, उन प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टी भी आती थी कि a से लेके b तक की लिमिट्स को हम c पे ब्रेक कर देते थे। मॉड वाले क्वेश्चन की एक क्रिटिकल वैल्यू पे ब्रेक करते थे, ये होती है वो क्रिटिकल वैल्यू बेटा। दिस इज जो प्रॉपर्टी आपने स्टडी की, वो जहां पे जो क्रिटिकल वैल्यू होती है वो आपके पास से होती है। तो अगर कभी डायग्राम ऐसा बन रहा है आपके सामने तो आप एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले ए से लेके सी तक आपने इंटीग्रेट करना है, फ्रॉम ए टू सी। उसके बाद इंटीग्रेट करना है सी से लेके बी तक, सी से लेके बी तक, एंड इन दोनों को कर देना है ऐड। आप कहोगे इससे फायदा क्या हुआ? फायदा बेटा ये कि देखो ये आपके पास आ रहा है पॉजिटिव, ये आ रहा है नेगेटिव। अगर मैं इसको कंबाइन करके सिंगल इंटीग्रेशन में लूंगा तो ये 10 आएगा और ये -12 ऐड करने पे वैल्यू आ रही है -2। अब ये एरिया एक्स एक्सिस से अबव था, पता है कि ये पॉजिटिव आएगा, ये एरिया एक्स एक्सिस से बिलो है, ये कैलकुलेशन में नेगेटिव आ रहा है। इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए लगा देना आपने मॉड। जो एरिया नेगेटिव होगा, आपको पता है कि सी से लेके बी तक इस डायग्राम में नेगेटिव है, तो सी से लेके बी तक का एरिया जो नेगेटिव आ रहा है मॉड लगा देना ताकि ये वैल्यू एब्सोल्यूट ली जाए, पॉजिटिव ली जाए। अब
ये जो फंक्शन आपके सामने है, ये फंक्शन कभी स्ट्रेट लाइन होगा, कभी सर्कल, कभी पैराबोला, कभी इलिप्स, कभी साइन कॉस, कुछ भी हो सकता है। इसी की वैरायटी हमने स्टडी करनी है आज। प्लीज नोट डाउन, लेते हैं वन बाय वन। मतलब डेफिनेट यूज होगा, इंडेफिनेट नहीं होगा। इनडेफिनेट नहीं होगा यहां, इनडेफिनेट। अगर बेटा मैं यहां से लिमिट हटा दूं ए और यहां से हटा दूं बी, ये लाइन ही हटा दूं, तो इस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन इनडेफिनेट एरिया, इनडेफिनेट, इसलिए वर्ड वहां पे आता था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आप उसमें से कुछ लिमिटेड एरिया निकाल रहे हैं, एक डेफिनेट वर्जन निकाल रहे हैं, इसलिए वर्ड यूज किया जाता है लिमिट्स के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से मिलता है एरिया। अगर आप लिमिट नहीं लगाएंगे तो ओपन एरिया चला गया, कहां तक कोई लिमिट नहीं है, पता नहीं कहां तक जा रहा बेटा, इसलिए वर्ड आता है उसके साथ इनडेफिनेट। Yes. और सूर्य नेगेटिव में भी जा सकता है एक्स एक्सिस के। बिल्कुल जाएगा बेटा, आगे क्वेश्चंस आएंगे, अभी आज ही करेंगे हम। Okay. हमने वो इंटीग्रेशन ऑफ मतलब एफ एक्स बी टू सी की लिमिट में मॉडल के रखा था उसको। बेटा क्योंकि एक्स एक्सिस से बिलो का एरिया और नेगेटिव आएगा, इसलिए बेटा एरिया नेगेटिव नहीं होता है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बेटा। कार्तिकेय, कार्तिकेय, भाई क्लास में है नहीं है ये? चलो जी, नीचे वाला मत करो। अच्छा आंटी जी। अब देखो बेटा क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये सर्कल है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, कुछ आइडेंटिफाई कीजिए क्या है ये। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। और लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बेटा आपको कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? जस्ट 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो 2 पॉइंट कोई भी लीजिए, एनी 2 पॉइंट्स लो और उसका ग्राफ पहले ड्रॉ करना है। तो शरदुल इसमें कोई भी x की 2 वैल्यूज रखनी है बेटा। मैंने x रिप्लेस किया 0 तो y आ गया बेटा 2, x रिप्लेस किया 3 तो y का रिजल्ट आ गया बेटा 5। पॉइंट्स 0,2 एंड 3,5। एक रफ इसका ग्राफ हम ले इसका बेटा, तो 0 1 2 3 4 5 6, ये आ गया बेटा 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हमने लिए। एक 1 सॉरी पॉइंट्स आपके पास थे 0,2 और 3,5।
आपने एक वैल्यू रखी 0 और एक रखी 3, तो पॉइंट से 2 आ गए, एक 0,2, नेक्स्ट पॉइंट आ गया 3,5। दिस पॉइंट और दिस पॉइंट को आपने ज्वाइन किया तो ये स्ट्रेट लाइन चलेगी बेटा आपके पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस। एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस किन लिमिट्स में, इन द लिमिट्स 1 and 4। तो ये x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4, एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस इन दीज लिमिट्स। तो ये एरिया आपने कैलकुलेट करना बेटा। किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया आता है उस फंक्शन और एक्स एक्सिस के बिटवीन। श्रदुल, हमने एरिया निकालना है इस लाइन और एक्स एक्सिस के बिटवीन, तो इसका मतलब मुझे इस लाइन को इंटीग्रेट करना है बेटा। एरिया जो आपने कैलकुलेट करना है दैट इज द शेडेड रीजन, जो आपने शेड किया वो रीजन है आपने कैलकुलेट करना है। कहां से स्टार्ट है, 1 से लास्ट कहां तक जा रहे हैं, 4 तक। फ्रॉम 1 to 4, फ्रॉम 1 to 4 fx dx। अब बताइए y की वैल्यू क्या है इसमें, इस फंक्शन में y किसके इक्वल है, x plus 2 के। तो यहां बेटा आपने फ्रॉम 1 to 4 x plus 2 को इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेट किया तो ये आगे बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में 2x, लिमिट्स 1 to 4। अपर लिमिट यहां पे यूज किया हमने, तो ये आगे बेटा 8 प्लस में 8 माइनस लोअर लिमिट 1/2 प्लस 2, तो कितना आ गया बेटा, दिस इज 27/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया। अब आप कहोगे सर आपने कर दिया, कैसे मान ले कि ये एरिया 27/2 है, तो चलो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं हम। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग यही एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, दिस वन। ये कंप्लीट एरिया दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, एक ट्रायंगल है बेटा, एक ये रेक्टेंगल है। तो आइए एरिया हम ये कैलकुलेट करें ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, तो क्या बनेगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, L इंटू बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से लेके यहां तक बेस है और ये आपके पास हाइट है बेटा। एक बात आओ, ये 1 से लेके 4 तक गए, कितना डिस्टेंस है ये 3, और 1 जब आपने यहां पे रिप्लेस किया तो ये y की ये हाइट भी बेटा आपके पास 3 है, मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर एक्चुअली बेटा ये। तो इस स्क्वायर का एरिया आपके पास क्या होगा, 3 इंटू 3, और ये आपके पास 3 है, और यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी है इसको नोटिस कीजिए। अब 4 बेटा मैंने यहां पे रिप्लेस किया तो y की वैल्यू आ रही है 6, यानी कंप्लीट ये जो हाइट है 6 है। अगर ये हाइट 3 है बेटा तो ऊपर वाला पोर्शन भी 3 हो गया। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस स्क्वायर का एरिया आ गया दिस वन, तो 9/2 प्लस 18, सॉरी 9, कितना आ गया ये 27/2 स्क्वायर यूनिट्स। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग भी एरिया आपने कैलकुलेट किया तो वही आ रहा है बेटा, और इंटीग्रेशन से भी एरिया वही आ रहा है। तो क्या आपको ज्योमेट्री से एरिया कैलकुलेट करके दिखाना है, नहीं, ये आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए एरिया कैलकुलेट करके दिखाया ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको करना इंटीग्रेशन से ही है। अब बोलो खुशी क्या कह रहे हैं आप, सर इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत ही क्या है, पता तो है, वाई भी पता है और 1 और 4 लिमिट्स तो भी नहीं। बेटा जी अब ये ना हमने स्टार्ट की है, अभी जब मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो आप कहेंगे नहीं सर जरूरत तो है, तो थोड़ा सा सब्र करें, अभी अभी पता चल जाएगा। शरदुल बोलो क्या कह रहे हो। अरे एक मिनट का लेफ्ट होता है, हम्म, y इक्वल x प्लस 2 इक्वेशन उसमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं आपकी इच्छा है, जो मर्जी लो यार। नेगेटिव ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसका तो कोई भी हम एक्स वैल्यूज रख सकते हैं इसमें।
मुझे बताओ कि पीजीएम का एरिया एक्चुअली आइटम वेरीफाई कर सकते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया यूज कर सकते हो बेटा, वैसे भी निकाल लो। सर दक्ष गोगिया ना बहुत इरेगुलर है, बहुत ज्यादा इरेगुलर है। इसकी मम्मा भी फोन नहीं उठा रही है, खुद भी फोन कम उठाता है, नहीं उठाता। इसकी मम्मा से लास्ट बात हुई थी, उनको कोविड था, उनको यही नहीं पता चल रहा था कि क्लासेस क्यों नहीं ले रहा है। मैंने अभी उनको एक फोन किया है बट पिक नहीं किया है। मैंने उसकी मदर को एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया है। बाकी एक रिक्वेस्ट है, एक बारी दक्ष से आप बात कर लेना। थोड़ा सा केयरलेस ज्यादा हो गया है, अगर क्लासेस मिस किए हैं उसकी वजह से ये थोड़ा सा लाइक डिस्टर्ब हुआ है, तो आप एक बार इससे प्यार से बात कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चा लूज हो। पीछे इसने जब ऑफलाइन टेस्ट हुए थे तो मेरे कहने पे 2-4 बार आकर टेस्ट दिए, लेकिन फिर ये वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। ये लड़का कुछ नहीं पढ़ रहा है मैथ्स में। मैं आपको इसका नंबर शेयर कर रही हूँ सर। क्या कह रहे बेटा? जो इक्वेशन दे रखी है उसमें लिमिट्स लगा दें। हमने एरिया क्वेश्चन में कहा है कि यहां से लेके यहां तक एरिया निकालना है। तो बेटा अभी आपको स्टार्टिंग में क्या होता है, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे एरिया आएगा उस फंक्शन और एक्स एक्सिस के बिटवीन। ये बताया ना मैंने आपको। अगर मुझे एरिया निकालना है इस लाइन और एक्स एक्सिस के बिटवीन, तो ये वो फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक करना है वो क्वेश्चन में बता रहा है, 1 से लेके 4 तक करना है बेटा। ठीक है, अभी तो आपको लिमिट दी है, जब लिमिट नहीं देगा तो उसके भी केस आएंगे आगे। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मेरे पूछ लो। एक ही की पॉइंट है, एक ही स्टेटमेंट यूज करो, दूसरी है ही नहीं। जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे एरिया उस फंक्शन और एक्स एक्सिस के बिटवीन आएगा, बस। ना लेफ्ट में, ना राइट में, ना अप में, ना डाउन में, ना इनसाइड, ना आउटसाइड। ये वर्ड नहीं यूज करने, गलती से भी ध्यान रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कुछ एरिया एक्स एक्सिस से अबव और कुछ बिलो का केस ले रहे हैं। देखो जरा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड एक्स एक्सिस इन द लिमिट्स x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू, मान लीजिए ले लिया हमने 4। शेड्यूल, अब जो स्ट्रेट लाइन गिवन है वो है y इज इक्वल टू x माइनस 1। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कैसे भी x की वैल्यू यूज कर सकते हो। इसमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसमें हम कैसे भी x की वैल्यू यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस इन दीज लिमिट्स। तो मैंने यहां पे फर्स्ट एक्स की वैल्यू यूज की, फॉर एग्जांपल 0, तो y आ गया बेटा -1। नेक्स्ट मैंने यूज किया इसमें सपोज x2, तो y का रिजल्ट आ गया 1, 0.0, -1 एंड 2, 1। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, ये आ गया 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। पॉइंट जरा नोटिस कीजिए क्या, एक था 0, -1, ये पॉइंट आ गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है 2, 1, दिस इज 2, 1। तो एक इस पॉइंट और एक इस पॉइंट को ज्वाइन किया, ये आ गई बेटा लाइन। पहले चेक कर लो स्ट्रेट लाइन कैसे जा रही है। उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय। यार आप लोग ना, कई बच्चे साथ साथ नोट कर रहे होते हैं, बेड़ा गर्क करते हैं अपना। यार वो आपको टाइम देता हूं यार नोट करने के लिए, बेड़ा गर्क क्यों अपना ही क्यों कर रहा है यार। देखो फाइंड, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस इन दीज लिमिट्स -1 एंड 4। यहां से एरिया स्टार्ट करना और यहां तक जाना बेटा। ये एक्स की वैल्यू -1,
4 तक। एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस, एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। कुछ एरिया बेटा ये है इस लाइन और एक्स एक्सिस के बिटवीन, और कुछ एरिया ये जरा। अब बताइए, कुछ एरिया एक्स एक्सिस से बिलो और कुछ अबव है। जो एरिया एक्स एक्सिस से बिलो होगा वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। तो हमें पता है कि बेटा ये पहले वाला जो एरिया है -1 से लेके कहां तक है, ये -1 से लेके 1 तक ये एरिया एक्स एक्सिस से बिलो है, ये कैलकुलेशन में नेगेटिव आएगा, इसलिए इसके लिए हमें मॉड यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद 1 से लेके 4 तक ये एक्स एक्सिस से अबव है, इसलिए ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव आएगा बेटा। तो रिक्वायर्ड एरिया आपने दिया बेटा पहले -1 से लेके 1 तक, फ्रॉम -1 to 1 fx dx, उसके बाद 1 से लेके 4 तक fx dx। ये कैलकुलेशन में नेगेटिव आएगा, इसलिए आपने इसको मॉड में रखना है। मॉड में -1 to 1 आपने इंटीग्रेट किया, फंक्शन था बेटा आपके पास x -1 एंड फ्रॉम 1 to 4 x -1 dx। आप चाहे तो यहां भी मॉड लगा लें, बट उसकी जरूरत नहीं है, हमें पता है। अब इंटीग्रेट किया इसको तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है इसका, x² 2 -x, लिमिट से -1 to 1 एंड ये मॉड में बेटा। नेक्स्ट वन आ गया आपके पास x² 2 -x, लिमिट से 1 to 4, अपर लिमिट 1/2 -1 माइनस लोअर लिमिट 1/2 + 1 एंड यहां बेटा 8 - 4 1/2 -1, तो देखो क्या आ रहा है, -1/2 ये आ रहा है, -3/2 ये आ रहा है। दिस इज 4 एंड प्लस 1/2, मॉड में आ गया -2 प्लस में 9/2, तो 2 प्लस में 9/2, आंसर इज 13/2 स्क्वायर यूनिट्स। ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ही ये 1 पे लिमिट्स को ब्रेक करना था, ये पता चला। खुशी आपका आंसर? यस सर। ठीक है सर, हाँ जी बेटा। जैसे ये -1 to 1 है, आपने बोला इसमें नेगेटिव है, तो 0 to 1 तो पॉजिटिव होगा। बेटा x की वैल्यू 0 to 1 पॉजिटिव है, हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो y को कर रहे हैं, x एक्सिस से नीचे y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, y को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y तो बेटा नेगेटिव रहेगा, और y x एक्सिस से बिलो तो यहां तक है ना बेटा। y आप x को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं y को देखो बेटा, y x एक्सिस से नीचे कहां पर है, वो नेगेटिव आएगा। एक्सिस को फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। यस, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, डेसिमल में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सर जो आपने कहते हैं x = 1 वाली -1 वाली लिमिट पे आपने ग्राफ के आगे आपने शेड किया है? -1 वाली लिमिट में जो आपने जब लाइन ग्राफ पे आप उसके आगे ग्राफ आगे शेड किया है, y एक्सिस के आगे शेड किया आपने? y एक्सिस के 0 to 1 में कह रहा मैं शेड नहीं किया ना। अरे यार ये यहां तक तो गया। ये पूछ रहे कि शेड सारा ही हो गया, फिर मतलब ग्राफ y एक्सिस के हिसाब से देखें। ना ना, एक्सिस का इससे कोई लिंक नहीं शेडिंग का, एरिया जितना निकालना उसको शेड करना ही करना है। ठीक है सर, ये समझ नहीं आया एक्स एक्सिस और उसके बीच में एरिया कैसे मतलब पता चलेगा, इसमें जैसे समझ नहीं आ रही है। बेटा आपको क्वेश्चन में कहा है कि ये लाइन गई, ठीक है, इस लाइन में कहा गया एरिया निकालना -1 से 4 तक, x की वैल्यू ये -1 यहां पर है और 4 यहां पर है। एरिया क्या निकालना, बाउंडेड बाय दिस एंड x एक्सिस इन लिमिट्स में, एक ये लिमिट ये है बेटा, दूसरी लिमिट ये है, एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड x एक्सिस, x एक्सिस और इस लाइन से ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है। यस सर।
एक्स एक्सिस और इस लाइन से ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है। ठीक है सर, आगे सर। चैप्टर इजी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस नहीं करने। चैप्टर इजी का मतलब है कि जब आप होमवर्क करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स कम निकलेंगी। इसमें होमवर्क करना है। ठीक है सुहानी? आपने स्पेशली मुझे क्यों टोका है? सान्या नहीं आई, उसको भी बता देना। ईशानवी सान्या को भी बुला लो। सर उसके घर में फंक्शन है। अच्छा, आपको नहीं इनवाइट किया उसने? हो गया नोट ये? अभी रहता था ना, ये करना ये सुनो। इलेवेंथ क्लास में कॉनिक सेक्शन का चैप्टर स्टडी किया था। कॉनिक सेक्शन के चैप्टर में आपके पास अलग अलग तरह के कर्व आए थे, सर्कल भी, पैराबोला भी, इलिप्स भी एंड हाइपरबोला भी। तो सर्कल भी इसमें यूज होगा, पैराबोला भी यूज होगा एंड इलिप्स भी यूज होगा। उनकी इक्वेशंस क्या थी, उनमें कौन से टर्म्स की नॉलेज होनी जरूरी है, ग्राफ ड्रॉ करते हुए या एरिया कैलकुलेट करते हुए, वो देखिए जरा। सर्कल की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन आपके सामने बेटा ये थी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h कॉमा के थे बेटा, और सर्कल की रेडियस हमारे पास r। सर्कल अगर आप ड्रॉ करते हैं, दिस इज अ सर्कल, इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h कॉमा के हैं एंड द रेडियस इज r। ये आपके पास है रेडियस। जब आप सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो 99% क्वेश्चन जो सर्कल के आपके सामने आएंगे उन सारे क्वेश्चन में ना सेंटर होगा 0,0। सेंटर विल बी 0,0। अगर ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, इफ सेंटर h कॉमा के इज एट ओरिजिन, तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, h और k दोनों को आपने रिप्लेस किया 0 और 0 से, ये आगे बढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल आपने ड्रॉ किया, इस सर्कल का सेंटर है ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन सेंटर। क्या सर्कल का सेंटर ओरिजिन है जो हमने सर्कल ड्रॉ किया?
अब ध्यान से देखिए, सर्कल की इक्वेशन ये थी, सर्कल की इक्वेशन अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 तो h और k दोनों को आपने 0 और 0 से रिप्लेस किया तो सर्कल की इक्वेशन ये कन्वर्ट हो गई। मैं इस सर्कल की इक्वेशन को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं, देखना इधर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई विल बी रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो लगता है यहां प्लस और माइनस। अब इसमें केस ये आया y इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा केस आ गया y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेते ही प्लस माइनस लगा, एक पॉजिटिव का केस ये आ गया, नेगेटिव का केस ये आ गया बेटा। ये भी सर्कल का एक पोर्शन है, ये भी सर्कल का एक पोर्शन है। यहां पर y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, यहां पर y की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आएगी। यहां y ऑलवेज पॉजिटिव है, यहां पे y नेगेटिव है बेटा। ये सर्कल है आपके पास, एक्स एक्सिस से ऊपर का जो हमारे पास ये कर्व है सेमी सर्कल, यहां पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। एंड एक्स एक्सिस से बिलो ये जो सेमी सर्कल है, ये जो आपके पास जो सर्कमफ्रेंस है, इन सारे पॉइंट्स पर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो ये जो पॉजिटिव वाला केस है ये अपर पार्ट है बेटा सर्कल का, और नेगेटिव वाला केस है ये डाउन में जो सेमी सर्कल है ये है बेटा। पहले तो ये पता होना चाहिए पॉजिटिव क्या और नेगेटिव क्या। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है तो सर्कल चारों क्वाड्रेंट में इक्वल पोर्शन उस का एरिया है, जितना एरिया ये सेम ये सेम ये सेम ये, अलग चारों क्वाड्रेंट में आपके पास इक्वल एरिया आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है चारों क्वाड्रेंट पे। अब जब सिमेट्रिकल है तो मैं किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट कर लूं अगर, और उसका कर दें हम 4 टाइम्स, तो क्या मुझे पूरे सर्कल का एरिया मिल जाएगा? अब रेडियस ही बेटा r, तो यहां से लेके यहां तक है रेडियस r, तो ये जो आपके पास है दिस इज r, 0। यहां गए लेफ्ट में तो ये आ गया -r, 0। ये भी रेडियस r है तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0, r। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -r। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं कह सकता हूं कंप्लीट सर्कल का एरिया 4 टाइम्स शेडेड एरिया। जितना आपने डायग्राम में एरिया शेड किया उसका 4 टाइम्स कर दे तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब जितना शेड किया, तनीषा ये कहां से स्टार्ट हो रहा है एरिया, कौन सी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है? लोअर लिमिट 0 है, लास्ट कहां तक जाना है? r तक जाना है, उससे आगे तो नहीं जाना हमने। तो एरिया बेटा स्टार्ट होगा 0 से r तक fx dx। जब 0 से लेके r तक मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इस कर्व और x एक्सिस के बिटवीन, इस कर्व और x के बिटवीन ये शेडेड एरिया आ जाएगा आपके पास, और उसका मैं क्या कर देना है 4 टाइम्स। अब आओ 4 टाइम्स फ्रॉम 0 टू r, y की वैल्यू किसके इक्वल थी? इस कर्व में y की वैल्यू थी पॉजिटिव। डाउन वाला केस लेते तो y आता बेटा नेगेटिव, बट हम ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट करें तो ये आ गया आपके पास r² - x²। अब एक चीज नोटिस करना, एनसीईआरटी में ना एक 7th एक्सरसाइज और 8th एक्सरसाइज दोनों डिलीटेड है आपके लिए, बट 7th एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूलेज आते हैं, उन 3 में से एक ही फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होना है और वो यहां पे लग रहा है। तो 7th एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला था, कौन सा था वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो बार बार यूज होगा सर्कल के लिए और इलिप्स के लिए। क्या था देखिए रहो, रूट ऑफ a² - x² का इंटीग्रेशन, रूट ऑफ a² - x², दिस इज x/2 रूट ऑफ a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये है वो रिजल्ट। ये फार्मूला एनसीईआरटी की 7th एक्सरसाइज में दिया हुआ जो एक्सरसाइज डिलीटेड है, बट क्योंकि ये यूज हो रहा है यहां पर, जरा चेक कर लो हो रहा है यूज। ये है a² - x², क्या आएगा इसका रिजल्ट? x/2 रूट ऑफ a² - x², a²/2 साइन इनवर्स x/a।
लिमिट से बेटा 0 से लेके r तक। अब जरा यूज कीजिए अपर लिमिट। बेटा नोट बाद में कर लेना आराम से, देखो मैं क्या कर रहा हूं। पहले यूज किया अपर लिमिट, चलो यूज करो। r रखा हमने x की जगह, यहां पर रखा r, यहां पर रखा r रिप्लेस करते ये टर्म हो गई 0। r यहां रखा तो r² 2 साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट रखिए 0, यहां पे रिप्लेस किया तो ये टर्म हो गई 0 एंड r² 2 साइन इनवर्स 0। अब ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू 1 किस एंगल पर होती है? r² 2, ये बन जाएगा बेटा π/2, और साइन थीटा की वैल्यू 0 किस एंगल पर होती है? तो ये आ गया 0। अब नोटिस करो ये टर्म तो पूरी 0 हो गई, और यहां 4 से ये कैंसिल आउट। क्या रहा आंसर? πr²। क्या सर्कल का एरिया यही होता है? यस सर। आप कहोगे सर ये तो पहले से ही पता था, क्यों हमारे साथ खेल खेल रहे हो आप? बेटा इंटीग्रेशन के जरिए एरिया निकाल के दिखाना पड़ेगा, या मेंसुरेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ध्यान रखना, ठीक है प्लीज। यहाँ पे जब y लिखा है तो y बार 4 नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्वाड्रेंट का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो सिर्फ उस पार्ट का होगा ना। नहीं बेटा, मैं y को इंटीग्रेट कर रहा हूं। y यहाँ, ये भी y है, ये भी y है, ये भी y, ये भी y, जिस पॉइंट पे भी लोगे वो y आपके पास चल रहा है। y का मतलब ये नहीं कि ये पूरा एरिया y है, नहीं, y का मतलब एक हमारे पास ये डिस्टेंस जो हमारे पास इस y एक्सिस के लॉन्ग लेंगे वो y है। आप उस y को ये मत समझो पूरा एरिया है। ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों किया जब हमें सिर्फ शेडेड एरिया चाहिए? बेटा किसने कहा शेडेड एरिया चाहिए? मैं तो कह रहा हूं पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। पूरे सर्कल का एरिया निकालने के लिए अगर मैं एक क्वाड्रेंट का एरिया ले लूं और उसका कर दूं 4 टाइम, तो पूरे सर्कल का आ जाएगा। हाँ जी सर। तो मैंने इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाला शेडेड, उसको कर दिया 4 टाइम, क्यों? सर्कल का एरिया निकालने के लिए। देखो क्या लिखा है, एरिया ऑफ। ओके सर। फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया? कौन सा? ये जो इंटीग्रेशन ऑफ वो है ये। यस। एक लिंक तेरे को शेयर करूंगा बेटा, उससे देख लियो जरा। ठीक है। सिलेबस में है नहीं इसलिए नहीं कराया, बट मैंने एक ग्रुप में कराया था, फिर भी वो रिकॉर्डेड है उसका, और वो रिकॉर्डेड के साथ साथ अपलोडेड भी है ऐप पे, चेक करना बेटा। मैं बता दूंगा कौन सा लिंक है। सर क्लास कितना बजे तक है?
टॉपिक पे डिपेंड करेगा, 9 बज सकते हैं, ठीक है, शांत बैठे रहें। हाँ मैं सही मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। जी जो आज के मैंने एक्सप्लेन है पॉजिटिव नेगेटिव में ये साइड करेगी। एक बार रिपीट करना, क्या कह रहे हो? जो हमने लिया अंडर रूट आज के मैंने एक्सप्लेन हम्म, वो पॉजिटिव लेने क्वेश्चन में नेगेटिव को कैसे साइड करेगी। आपकी इच्छा है। मैंने एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया निकाला है तो मुझे ये वाला इंटीग्रेट करना है। अगर मैंने थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया निकालता तो फिर बेटा मुझे इस वाले कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ता, फिर वो मैं ये लेता, ठीक है। Find the area of the circle that lies above x-axis। क्वेश्चन में क्लियर मैसेज दे दिया, सर्कल का वो एरिया कैलकुलेट करना है जो एक्स एक्सिस से अबव हो। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको हम कह सकते हैं बेटा एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। It is the equation of circle having center 0, 0 and radius 5 units। तो बेटा सर्कल आपने ड्रॉ किया, रेडियस इसकी 5 है, सेंट्रल ये बेटा 0, 0, रेडियस 5 है, मीन्स यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 5, ये डिस्टेंस 5, तो ये पॉइंट आ गया 5, 0, ये पॉइंट आ गया -5, 0। क्या आपको इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है? क्या कहा गया इसमें? हाँ, तो बेटा ये आपको दिस एरिया कैलकुलेट करना है। या तो आप किसी भी एक क्वाड्रेंट का लेके उसका कर दीजिए 2 टाइम्स, किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया लेके उसका ट्वाइस कर दो। अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि एरिया अगर हम यहां से स्टार्ट करके यहां तक ले ले तो एक ही बार इस पूरा कंप्लीट एरिया आ जाएगा। डिपेंड इस पे करता है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना चाहते हैं या फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का एक साथ ही निकालना चाहते हैं, ट्वाइस नहीं करना चाहते। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा तो मुझे ये वाला एरिया इंक्लूड करने के लिए 2 टाइम्स करना है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का एक साथ ही निकालना चाहता हूं, 2 टाइम नहीं करना चाहता, तो मुझे लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। अगर मैं ये कंप्लीट एरिया निकालना चाहता हूं तो ये एरिया स्टार्ट है -5 से, कहां तक जा रहा है? 5 तक। इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच यानी कंप्लीट एरिया आ जाएगा। एरिया दैट इज शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन कहां से स्टार्ट है? -5 to 5 fx dx। क्या आएगी बेटा जी यहां से y की वैल्यू? यहां से y की वैल्यू ली हमने √25 - x स्क्वायर। नाउ दिस इज -5 to 5 स्क्वायर - x स्क्वायर। और इंटीग्रेट करें इसे
इंटीग्रेट किया तो बेटा ये आ गया x/2 रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2, दिस इज साइन इनवर्स x/5, लिमिट्स -5 to 5, अपर लिमिट 5 रिप्लेस किया, यहां 5 रिप्लेस करते आगे बेटा 5/2 इंटू में 0 प्लस 25/2 एंड साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट आपने -5 यहां रिप्लेस किया तब भी ये टर्म होगी 0, 25/2 एंड साइन इनवर्स -1, दिस इज 0, 25/2 साइन इनवर्स 1 होता है बेटा π/2, दिस इज 0, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होगा बेटा, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, यह आ गया आपके पास 25 π/4 प्लस में 25/2 एंड दिस इज π/2, ऐड किया इन्हें तो आ गया 25 π/2 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अगर हम y ले लें स्टार्टिंग में, वाई उसका मतलब बाद जब यहीं पे y रहने दो एक बार, यहाँ वाई रहने दो हाँ उसके बाद इंटीग्रेट करोगे तो y²/2। बेटा, एक सेकंड वेरिएबल अगर y है तो यहाँ x नहीं हो सकता, फिर ये y होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना। तो दो अलग अलग वेरिएबल कभी इंटीग्रेशन में नहीं होते, इसको आपको x में चेंज करना पड़ेगा या इसको y में चेंज करना पड़ेगा। यहां तक किसी को डाउट हो तो पहले पूछ लो, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे धीरे धीरे कुछ नई चीजें सामने आएंगी बेटा। पिछले क्वेश्चन में आपने 4 से मल्टीप्लाई करा था, इस बार 2 से नहीं होगा? बेटा पिछले क्वेश्चन में ना मैंने निकाला था फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया और पूरे सर्कल के लिए 4 टाइम करना पड़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाला था। किस्मत, अब हमने पहले पिछले क्वेश्चन में ना 0 से लिमिट स्टार्ट की थी, यहां से एरिया स्टार्ट किया था, यहां तक लिया था। अब मैं एरिया कहां से स्टार्ट करूं बेटा, -5 से, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और यहां तक आ रहा हूं, तो एक ही बार आ जाएगा ना इंटीग्रेशन। और सर अगर 0 से 5 तक करते तो 2 लगा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, आप जरा नोटिस करो, आप लोग हाँ कर सकते हैं जो आपने कहा। अब उसी को मैं इससे भी रिलेट करता हूं। डेफिनेट की आपने प्रॉपर्टी स्टडी की थी, इवन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी आई थी या नहीं? यस सर। इवन और ऑड कब लगाते थे हम, जब -a से a होता था बेटा? यस सर। आओ जरा देखो प्लीज, क्या ये -a से a है? यस सर। क्या ये फंक्शन चेक कर सकते हैं ये इवन और ऑड? सर इवन है। इवन है तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, यहाँ ट्वाइस हो जाएगा, यस सर। वही आ जाएगा जो आप कह रहे थे। और सर अगर क्वेश्चन होता फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय सर्कल एंड एक्स एक्सिस, तो पूरे सर्कल का होता। आपने स्टेटमेंट गलत यूज की, कभी नहीं होगी। आपसे ये कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल या फाइंड द एरिया दैट लाइज अबव एक्स एक्सिस या बिलो एक्स एक्सिस। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एंड बिटवीन एक्स एक्सिस, ऐसा तो बनेगा नहीं बेटा कोई। सर यहाँ पे तो सिर्फ अबव ही निकला, तो अबव का पूछा ही, अबव था। एरिया ऑफ सर्कल बोला वो तो इनको। हेलो, दोनों मंगा ले। अब मैं क्लास ले लूं, देख ले यार अपने हिसाब से। हाँ जी बेटा, अब बोलो क्या कह रहे हो प्रियांशी? एरिया ऑफ सर्कल पूछा है ना? यस, एरिया ऑफ सर्कल, लेकिन कौन सा? दैट लाइज, ये तो पढ़ा नहीं। हाँ तो ये आपने नहीं पढ़ा ना बेटा, मैंने तो बोर्ड पे लिखा ही है। तो सर अगर ऐसे पूरा ही सर्कल अबव एक्सिस वो भी आएगा, सब कुछ एक ही क्लास में हो जाएगा ऐसा थोड़ी होगा, उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखें, आएगा।
द सेकंड स्टेप है बताना। कौन सा सेकंड स्टेप? ये नहीं, इसके दो साइड वाला। इस साइड वाला? हाँ इसका फार्मूला लगाया जो भी बताया था आपको। हाँ, ये वाला तो ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला। इसके नेक्स्ट में लिमिट लगा दी। अपर लिमिट 5 यहां रखा तो ये 0 हो गया, यहां रखा 5 तो ये आ गया। लोअर लिमिट माइनस माइनस सही कर दी। जी। ठीक है, ठीक। आंटी जी कुछ कर लिया करो होमवर्क वगैरह भी, सिर्फ मत्था टेकने मत आया करो, गुरुद्वारे का प्रसाद पूरा लिया करो, ठीक है। चलें इससे आगे, कर लिया नोट तो? बताओगे नहीं यार, मैं तो इरेज कर दूंगा फिर। राइट साइड वाज फॉलोइंग। पैराबोला, गोयल साहब हो गया नोट? पैराबोला आप लोगों ने 4 तरह के स्टडी किए थे, ठीक है। पैराबोला एक्चुअली जो 4 थे हमारे पास वो एक ही कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी भी पैराबोला की होगी। पहले वो फॉर्म जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म स्टडी की थी 11th क्लास में, पहले वो पैराबोलास चारों देखो। एक पैराबोला था बेटा आपके पास y² इज इक्वल टू 4ax। सेकेंड पैराबोला आपके पास था y² इज इक्वल टू -4ax। थर्ड पैराबोला था आपके पास जिसको अपवर्ड पैराबोला कहा जाता है। फोर्थ पैराबोला ये था जो डाउनवर्ड पैराबोला कहा जाता है बेटा। मैं डायग्राम ले रहा हूं देखना, ये राइट हैंडेड पैराबोला, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला एंड ये डाउनवर्ड पैराबोला बेटा। इन पैराबोला में एक कॉमन चीज होती है, पैराबोला ये वो है जिनका वर्टेक्स ओरिजिन है, हैविंग वर्टेक्स ओरिजिन। ये वो कैटेगरी है जिसमें वर्टेक्स ओरिजिन है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, इसे वर्टेक्स कहते हैं बेटा। दिस इज अ वर्टेक्स ओरिजिन। नोट बाद में करना, समझ लो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, भूले बैठो 11th क्लास से। और ये जो आपके पास लाइन है इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस या सिर्फ एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो एक कर्व को दो इक्वल पोर्शन में, दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसे एक्सिस कहा जाता है। ये लाइन आपके पास इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर रही है, ये लाइन इसको अप एंड डाउन दो में डिवाइड करिए, इसलिए इसको एक्सिस कहा जाए। इसी तरह से ये लाइन इसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड करिए, इसलिए इसको एक्सिस कहा जाएगा। ये लाइन इसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड, इसलिए इसे एक्सिस कहा जाएगा। एक्सिस का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी लाइन जो एक कर्व को दो सिमेट्रिकल पोर्शन में डिवाइड करे, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। अब यहां पर एक पॉइंट होता था हमारा फोकस एफ, फोकस एफ, फोकस एफ, फोकस एफ। इसके कोऑर्डिनेट होते थे यहां a,0, इसके कोऑर्डिनेट -a,0, दिस इज 0,a एंड दिस इज 0,-a। आप कहोगे सर ये सारी चीजें रटनी पड़ेंगी? नहीं, ये कभी कभी रेयरली यूज हो सकती हैं बेटा, नॉर्मली नहीं यूज होंगी। नॉर्मली आपको सिर्फ 4 इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। एंजल कहां पर हैं आप? क्लास अटेंड कर रहे हैं या अपना कॉल कर रहे हैं आप? अब सबको म्यूट करो, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी, सुन लेना यार अब सारे। अब शांत बैठना, अब नो क्वेश्चनिंग, अब सारे म्यूट। चलो अब ये आपके पास 4 डिफरेंट कर्व्स हैं। इसमें बेटा
फोकस से पास करता हुआ ये जो लाइन सेगमेंट है इसको कहते हैं लेटस रेक्टम, इसको कहते हैं लेटस रेक्टम। दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की यहां से लेके यहां तक लेंथ कंप्लीट होती थी बेटा किसके इक्वल 4a, चारों ही केसेस में ये 4a होता है। कभी किसी एक्सेप्शनल क्वेश्चन में ये यूज हो सकता है कि हमारे पास लेटस रेक्टम की लेंथ, लेटस रेक्टम फोकस से पास करता है, ये ध्यान से देख लो, फोकस से। अब इसका आएगा क्वेश्चन कैसे, देखो पहले, फाइंड द एरिया, सिंपल सा क्वेश्चन, पहले फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड लाइन x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड लाइन, कहीं नहीं कहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस, कहीं नहीं कहा, ठीक है। आपसे क्या कहा गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए राइट हैंडेड पैराबोला है, -8x होता तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि ये चारों में से कौन सा पैराबोला है। चारों पैराबोला में एक कॉमन है, वर्टेक्स ओरिजिन है बेटा, सब में वर्टेक्स ओरिजिन है। इन चारों के बाद 4 पैराबोला और आएंगे जिसमें वर्टेक्स ओरिजिन नहीं होगा। ये वो केसेस हैं जो 11th में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी हैं, जिनमें सब में वर्टेक्स ओरिजिन है। इनके अलावा जो केसेस आएंगे उनमें वर्टेक्स ओरिजिन नहीं होगा। फिलहाल ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला, right handed parabola having vertex 0,0। तो बेटा मैंने यहां पर राइट हैंडेड पैराबोला ड्रॉ कर दिया। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे ड्रॉ कर दिया, भाई सर्कल जब मैंने ड्रॉ किया था तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कोई x की वैल्यूज रख के क्या y की वैल्यूज कैलकुलेट की थी हमने। जब स्ट्रेट लाइन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो लाइन के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, हमने कैलकुलेट किए थे। सर्कल में सेंटर पता होना चाहिए और रेडियस ड्रॉ कर दो। पैराबोला में पता होना चाहिए लेफ्ट का, राइट का, अप का या डाउन का, बस पैराबोला ड्रॉ कर दो। ना मैंने एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू दिखाई, ना वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं दिखाई, इसलिए इसको रफ डायग्राम, रफ स्केच कहा जाता है। ठीक है, हमें एक्स एक्सिस पे कोई स्केल नहीं दिखाना, वाई एक्सिस पे कोई स्केल नहीं दिखाना, वैल्यू सिर्फ वही दिखानी है जो एरिया की कैलकुलेशन के लिए यूज होंगी, जो एरिया के लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट का जिसका रोल रहेगा वो दिखानी है। तो श्रद्धुल ध्यान से देखो, अब राइट हैंडेड पैराबोला तो राइट साइड का पैराबोला ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3, ये है 0,0, x इक्वल टू 3, ये लाइन गई बेटा। एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड लाइन। आप कहोगे सर आपने बताया कुछ और, आप तो कर कुछ और रहे हो। आपने स्टार्टिंग में तो ये कहा कि किसी भी कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया उस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन आएगा। यस, जो कहा है वही होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस लाइन। तो ये एरिया जो आपके पास हमें जो निकालना है बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड लाइन, तो उसमें ये वाला एरिया भी शामिल हो रहा है बेटा जो निकालना है, और ये भी आ रहा है जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इंटीग्रेट करने पे कौन सा एरिया आएगा, वो एरिया जो कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन है। इस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन ये एरिया शेडेड मिलेगा, बट आपको कैलकुलेट करने के लिए तो नीचे वाला एरिया भी क्या दिया। तो ठीक है यार, जैसे सर्कल में अगर आपने सर्कल का एरिया निकालना था, एक क्वाड्रेंट का निकाल के आपने 4 टाइम्स किया था, एग्जैक्टली सेम जो ऊपर वाला एरिया वही नीचे वाला एरिया होगा सेम। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का शेडेड एरिया निकालो, अगर नीचे का एरिया भी चाहिए तो आप उसका 2 टाइम्स कर दो। हमें एरिया कौन सा चाहिए, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द लाइन दिस, ये एरिया भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो आओ जो एरिया आपने कैलकुलेट करना है 2 टाइम्स। क्यों कर रहे हैं, मैं ये वाला एरिया निकाल रहा हूं क्योंकि नीचे का भी एरिया चाहिए, इसलिए 2 टाइम्स करने जा रहे हैं। एरिया कहां से स्टार्ट है, यहां से यहां तक जाना, इससे आगे नहीं जाना।
यहां पर x की वैल्यू क्या चल रही है 3, तो ये बेटा 3,0 ध्यान से देख लो, 0 से लेके 3 तक, फ्रॉम 0 to 3 आप जब y को इंटीग्रेट करेंगे, तो y इस कर्व और x एक्सिस के बड़ी शेडेड एरिया आएगा। इस कर्व को इंटीग्रेट करने से इस कर्व और x से बड़ी ये शेडेड एरिया आएगा बेटा। मुझे तो नीचे का एरिया भी चाहिए, इसलिए 2 टाइम करना पड़ा। नाउ ट्वाइस ऑफ 0 to 3 y की वैल्यू क्या ले हम, अगेन वही y स्क्वायर अगर बेटा 8x के इक्वल है, ध्यान से देखना, जैसे सर्कल में जब हमने स्क्वायर रूट लिया था तो यहां भी स्क्वायर रूट लेंगे हम, रूट 8x एंड प्लस माइनस आएगा। जैसे सर्कल में प्लस माइनस आया था यहां भी आ रहा है। तो ये एक्स एक्सिस से ऊपर वाला ये जो आपके पास कर्व है, ये आपके पास पॉजिटिव को डिफाइन कर रहा है, और एक्स एक्सिस से नीचे जो हमारे पास ये पैराबोला चल रहा है उसके लिए y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तन में ओके है, ये बोल नहीं पाओगे, म्यूट कर रखा है, ठीक है प्लीज। तो बेटा हमने ये वाला एरिया लिया, रूट ऑफ 8x dx, इसका स्क्वायर रूट लेके बाहर लिया तो 4√2 फ्रॉम 0 to 3, या बेटा x की पावर हाफ। अब इंटीग्रेट करके निकाल लो इसका आंसर। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आदित्य गुप्ता, निन्नी तो नहीं आ रही? नहीं सर। ऑन करिए जरा कैमरा। उस नाइट हो जाओ। विद एक्स एक्सिस, तो फिर बेटा ये नहीं कहता, फिर वो क्वेश्चन कहता फाइंड देयर बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो बताता फिर। लेटस रेक्टम हमेशा फोकस से पास करता है, ध्यान रखना, एंड फोकस के कोऑर्डिनेट थे a,0। राइट वाला मटेरियल।
तो पता क्या चलेगा कि वर्टेक्स हमारा 0,0 है? चारों स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स ओरिजिन ही होता है। 11th क्लास के लेक्चर शेयर कर दूंगा, देख लेना एक बार, ठीक है। ये चार जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ओरिजिन ही होता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर्म से हटके भी पैराबोला आएंगे, उसमें ओरिजिन नहीं होगा, वो भी करेंगे। इंटीग्रेट किया इसको आगे, 4√2, दिस इज 2/3, x रेज़ टू पावर 3/2, लिमिट से बेटा 0 से लेके 3 तक, मल्टीप्लाई किया तो 8/3√2, 3 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 0, यानी 8√2/3, दिस इज 3√3, 3 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 8√6 स्क्वायर यूनिट्स। देखो डायग्राम आप एक्सप्लेन कर दो। डायग्राम में तो क्वेश्चन में बेटा 4 पैराबोला बताए, ये पहली फॉर्म का ही पैराबोला लिया, y² = 4x की फॉर्म है या नहीं? यस सर, तो उसी से इन्फॉर्म करना। बस तो सर वो राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड वाले कैसे करेंगे जो लिखना है स्टेटमेंट? जैसे लिखिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला हैविंग वर्टेक्स। लेफ्ट की केस में लेफ्ट लिख दिया ना। हाँ बस, अप का होता तो अपवर्ड, डाउन का होता डाउनवर्ड। पहचान ठीक रखना उसकी। नोट करिए, आगे चलें फिर बेटा। ये 2/3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया बेटा, एंड x के प्लेस से पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। Find the area bounded by x² is equal to 4y and x-axis in the limits x is equal to 1 and x is equal to 3। अब बताओ ये कौन सा पैराबोला है, लेफ्ट का, राइट का, अप का, डाउन का? स्क्रीन ब्लर है। x² is equal to 4y, ये है पैराबोला। राइट हैंडेड। राइट हैंडेड वाले वाले प्यारे बच्चे, क्या बात है। अगर बेटा -4y होता तो डाउनवर्ड होता, पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड है। x² is equal to 4ay, ये थर्ड पैराबोला था जो हमारे पास है, इसमें a की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो ये बन जाता बेटा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला हैविंग वर्टेक्स 0,0। तो ये आपने अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर दिया बेटा। x² is equal to 4y, upward parabola, area bounded by this parabola and x-axis कहां से लेके कहां तक चेक करो, कहां से लेके कहां तक, इन द लिमिट्स 1 and 3। ये रिस्पोज बेटा x की वैल्यू 1 एंड ये रिस्पोज x की वैल्यू 3। एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस, ये कर्व एंड एक्स एक्सिस इन दीज लिमिट्स। इस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन ये वाला एरिया निकालना है।
और मैंने आपको एक ही स्टेटमेंट बताई है, इस चैप्टर में कोई दूसरी स्टेटमेंट ही नहीं है। कभी भी किसी कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया उस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन आएगा। अब जो एरिया वो इस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन है, तो मुझे इस कर्व को इंटीग्रेट कर लेना बेटा, यहां से लेके यहां तक। एरिया जो आपने कैलकुलेट करना है दैट इज द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कहां से स्टार्ट है, 1 से कहां तक जाना है, 3 तक। फ्रॉम 1 to 3 एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी इस कर्व में से बताओ। एक्स स्क्वायर बाय 4। इसको इंटीग्रेट किया तो ये आगे बढ़ा एक्स क्यूब बाय 12, लिमिट से 1 to 3। पहले अपर लिमिट 3 बाय 12 माइनस लोअर लिमिट 1 बाय 12, तो ये आ गया 27 बाय 12 माइनस 1 बाय 12, 26 बाय 12 और 13 बाय 6 के यूनिट्स। तो वो एक्स स्क्वायर बाय 4 में 1/4 बाहर दिए जा सकते हैं ना। हाँ जी बेटा, 1/4 को बाहर ले सकते हैं। अब एक चीज जो अभी तक मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं बताई, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी, सुन लो जरा। डायग्राम जो बना रहे हो, जो भी एरिया शेडेड है, उस शेडेड एरिया में ना आपको dx दिखाना है। ये जो मैं हर इंटीग्रेशन में लिख रहा हूं ना dx लिख रहे हैं, ये dx दिखाना है। क्या होता है dx? सिंपली आपने जो एरिया शेड की है उस शेडेड एरिया में 2 लाइन ड्रॉ कर देनी है। ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखो। क्या यहीं ड्रॉ करनी है? नहीं, आप यहां ड्रॉ करो, यहां करो, यहां आपकी चॉइस है। और यहां इस लाइन से लेके इस तक, ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ना, ये गैप, ये होता है dx। ये आपको हर क्वेश्चन में मेंशन करना है। ये जो एरिया मैं अब ये हटा रहा हूं ना, ये लाइन, दिस वन, ध्यान से देखना। ये जो गैप है ये है dx। क्या इसको अनशेड कर देना है? नहीं, आप शेड करके ही रखिए इसको, ठीक है। अब ये लाइन कहां ड्रॉ करनी है? शेडेड एरिया में कहीं पर भी लाइन ड्रॉ कर दो, चाहे लाइन इधर ड्रॉ करो, इधर करो, इधर करो, आपकी चॉइस है, जहां बढ़िया लग रहा हो वहां दिखा देना। इसको नोट करें तो आगे चलेंगे फिर। अरे बेटा, कभी कभी तो पढ़ाता हूं मैं। ओए अरे बेटा, मुझे ना आज का से एक कंसेप्ट रह गया, वो करने से ना आज का टॉपिक बढ़ेगा, नहीं तो एक क्लास बढ़ जाती है। मैं क्लास नहीं बढ़ाना चाहता एक। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू।
आज से कोई लिंक ना ग्रुप पे शेयर नहीं किया जाएगा, आप सबको पता होना चाहिए। आज से जितने लेक्चर्स होंगे ऐप पे ही मिलेंगे, ध्यान रखना। जैसा पहले फोल्डर बनाते वैसे। हाँ जी हाँ जी, वैसे फोल्डर बनेगा ऐप में, वहीं पे आप लोग इसको रिपीट करना चाहें जब मर्जी देखें, ठीक है। और कुछ बच्चे हो सकता है कि रानी बाग सेंटर के इस टाइमिंग पे अटेंड कर रहे होंगे क्लास, तो ऐसे 2-4 बच्चे जो भी हैं वो शक्ति विहार के फोल्डर को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये वाले लेक्चर उसी में दिखेंगे और टीटीएस के रानी बाग सेंटर के उसमें दिखेंगे। आज का लास्ट कंसेप्ट, उसके बाद एक क्वेश्चन होगा। एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होता है बेटा आपके पास एलिप्स। शेप ठीक नहीं आ रही, देख लेना अपने आप, ठीक है। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ द एलिप्स, 0,0। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ए होता है बेटा, और ये डिस्टेंस होता है बी। ए और बी में ग्रेटर वैल्यू ए है, ए और बी में ग्रेटर वैल्यू ए है, ध्यान रहे। जैसे आपने सर्कल का एरिया कैलकुलेट किया था, एग्जैक्टली सेम अगर मुझे इस एलिप्स का एरिया कैलकुलेट करना है तो किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करके उसका कर देना 4 टाइम्स। अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना पड़े इस कंप्लीट एलिप्स का, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया यहां से स्टार्ट है और यहां तक जाना बेटा ए तक, फ्रॉम 0 टू ए fx dx, फ्रॉम 0 टू a। इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो इस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन ये वाला एरिया मिल जाएगा आपको। अब y की वैल्यू यहां पे रिप्लेस करनी है हमने, आओ यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करें हम। वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर and y square by b square is equal to a square minus x square by a square, and y square किसके इक्वल होगा बेटा, b square by a square, a square minus x square। स्क्वायर रूट लिया तो बेटा ये b अपॉन a रूट ऑफ a square minus x square, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया इसलिए प्लस माइनस आएगा, स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस आएगा बेटा। अगेन वही, एक y का केस आ गया पॉजिटिव, दूसरा y का केस आ गया बेटा जी नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाला जो केस है ये आपके पास एक्स एक्सिस से ऊपर का ये जो सेमी इलिप्स है इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, और डाउन में जो आपके पास केस है उसके लिए ये इक्वेशन है बेटा नेगेटिव वाली। हमें जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हम एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया निकाल रहे हैं, इसलिए मैं ये पॉजिटिव वाला केस यूज करना है। अगर मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं तो 0 टू ए बी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बी अपॉन ए बाहर आ गया बेटा 4b बाय ए, 0 टू ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे सर्कल के लिए हमने ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लगाया था, वैसे इसका लग जाएगा बेटा। क्या आ गए 4b अपॉन ए एक्स बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 से लेके ए तक। तो ये आपने लिमिट लगा के आंसर निकाल लेना बेटा इसका। अगर x के अपॉन में ये वैल्यू हमारे पास इससे ग्रेटर है, मतलब ये a की वैल्यू b से ग्रेटर, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि डायग्राम इसका ऐसा ना बन के ऐसा बन जाए बेटा।
तो बेटा ए हम इसको एज्यूम कर रहे हैं एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। एरिया आपने यही कैलकुलेट करना है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का उसका कर देना 4 टाइम्स, तो बेटा पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से तो डायग्राम ये बनेगा जब ए बी से ग्रेटर है, और अगर बी की वैल्यू ग्रेटर हो ए स्मॉलर हो तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा बस। लेकिन कैलकुलेशन यही चलेगी सेम एज इट इज, फॉर्मूला सेम है, बस पोजीशन बस डायग्राम की पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। यहां तक डाइजेस्ट कर लो, इतना बहुत है, ठीक है। और आज की क्लास में बेस क्वेश्चन मेरी बुक में से पहले 4 क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा नहीं करने, फर्स्ट 4 एनसीईआरटी नहीं। अभी मेरी बुक में से इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस करने हैं बेटा।